हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज हम देखने वाले हैं कि क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है, क्या उसका एनालिसिस निकाल सकते हैं और कैसे हमारी यूपीएससी के लिए वो यूजफुल हो सकती है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खैर, इस पेज को अब आप अपने पास भी रखिएगा। हम लोग थीम्स इसी के हिसाब से बना रहे हैं। पहला सोशल इशू का था, दूसरा डेमोक्रेसी का था, और ये लगभग ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो न्यूज में अभी आया है, डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर अ ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट क्रिएट क्लाइमेट और डेट क्राइसिस। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन तो चाहती हैं, पर उस ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई क्लाइमेट क्राइसिस ना हो, कोई डेट क्राइसिस ना हो, ये हमारी मंशा है। तो तुरंत हमें हमारा जीएस पेपर 1 का वो वर्ड याद आ गया जहां पे ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ है, और उसका इफेक्ट सोसाइटी पे भी पूछता है, उसका इफेक्ट एल्डरली पे भी पूछता है, उसका इफेक्ट विमेन पे पूछता है, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पूछता है। तो आइए एक चर्चा कर लेते हैं। आपका जो थीम अब हो जाएगा वो होगा ग्लोबलाइजेशन। खैर, इसी न्यूज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र भी लॉन्च किया गया था, उसी अकेजन पे बात भी हो रही थी। आरोग्य मित्र क्या है अभी हम लोग देखने वाले हैं, पर आरोग्य मित्र की जब टॉपिक की बात आएगी तो हमारे थीम दिमाग में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसीज, जिसमें कि हेल्थ डिप्लोमेसी भी एक अपना ही जगह रखता है। सो दिस इज माय आइडिया अबाउट द थीम ग्लोबलाइजेशन। एक थीम बना लीजिए, एक पेपर लिख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि ये आएगा प्रश्न तो आपके पास एक ही जगह रहेगा ग्लोबलाइजेशन का। और एक दूसरा पेज उठाइएगा जिसके ऊपर लिख लीजिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसीज। जैसे आप पढ़ते होंगे ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, वैसे ही हेल्थ डिप्लोमेसी है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी है, ये सब होती रहती है। आइए देखते हैं कि क्या है चाचा जी का ज्ञान। ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो हम सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ावा देने के लिए है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज टू सच एन एक्सटेंट दैट an event in one part of the globe might affect the people in other parts of the world। इतना ज्यादा घुल मिल जाएगा इकोनॉमी, समाज, कल्चर, कि अगर एक जगह कोई हलचल हो तो दूसरी जगह तक भी पता चलता है। इसको कहा जा सकता है और भी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन and integration among the people. It is an organization, governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology। तो ये सब आपकी ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा हो सकती है। खैर, हमारे इंट्रोडक्शन में काम आ सकती है, पर मेन मुद्दा है कि हमें क्या फायदा मिला है ग्लोबलाइजेशन के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है, ग्लोबलाइजेशन बूस्ट करता है इकोनॉमी को। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों हो सकते हैं। हम आपसे पॉजिटिव की बात करना चाहते हैं। जब आप दूर दूर तक देशों से जुड़ जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा दिखने लगता है सबको। तो ग्लोबलाइजेशन आपका इकोनॉमी बूस्ट करता है। वही लिखा है, हेल्प्स टू बूस्ट द लॉन्ग रन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि कंपटीशन है। अगर कंपटीशन है तो आप अपना रिसोर्सेस को एलोकेट वैसा ही करना चाहेंगे जैसा आपको लगता है कि बेस्ट यूजफुल रहे ये। तीसरा, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। फिर से वही बात है, आपका एक इंसान अगर उसको बहुत कंफर्ट जोन दिया जाए तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी इतनी नहीं आएगी। पर जहां ग्लोबलाइजेशन हो चुका है सब कुछ, वहां पे कंपटीशन बढ़ चुका है, वहां प्रोडक्टिविटी भी बढ़ के आती है। ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्ट्स एन एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब दूर दूर से देश सोचते हैं कि मैं जाके भारत में या किसी भी और देश में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, वहां अपना मार्केट बना सकता हूं। तो जब आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। तो कैपिटल भी अंदर आता है, टेक्नोलॉजी भी अंदर आती है, एफडीआई भी आती है, इकोनॉमी भी बूस्ट करती है, प्रोडक्टिविटी भी लेबर की बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन यूजुअली रिस्ट्रक्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न फेवरिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। खैर, ये बहुत बड़ा इन्होंने लिख दिया आपको। सिंपल सी बात है कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज विल हैपन। ग्लोबलाइजेशन इनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर। क्या सही बात है, अगर आपका इकोनॉमिक डीप हो रहा है, लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, तो वो चाहेंगे कि उनके पास भी बैंकिंग सुविधाएं हो, उनके पास भी इंश्योरेंस की सुविधाएं हो। तो बैंकिंग और जितने और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सब में बढ़ोतरी देखी जाती है। इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर परचेसिंग पावर। बिल्कुल सही बात है, अगर पैसा आ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव करेगा ही करेगा।
In a globalized scenario, domestic industries of the developing countries become conscious about price reduction and quality improvement to their products. सही बात है, कंपटीशन है, हर किसी को अपना कोशिश करनी है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है, तो आप एफिशिएंसी पे भी वर्क करते हो, प्राइस लोअर भी करते हो, एंड आई थिंक ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब में देखने को मिलता है, इन सब में देखने को मिलता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, आइए आगे बढ़ते हैं। पर सब कुछ इतना स्मूथ भी नहीं होता है, ग्लोबलाइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ निगेटिव चीजें भी आती हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन 4.0 एक वर्ड है जिसका मतलब है ये ड्रिवन है टेक्नोलॉजी से और मूवमेंट्स ऑफ द आइडियाज, पीपल एंड द गुड्स। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन 4.0 जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 है जो कि नई नई टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, डेटा से ड्रिवन है, वैसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन 4.0 है which is driven by technology and the movements of the ideas. Like preceding waves of the globalization have mixed results. Example, even though many countries are globally connected, but the political crisis and global level conflict have also increased. हमें एक चीज तो दिखती है कि सब कनेक्टेड तो चल रहे हैं, पर कनेक्टेड होने के बाद में भी अगर देखा जाए तो शायद वहां पे अगर लड़ाइयां हैं तो वो भी बढ़ रही हैं। अगर लड़ाइयां एक जगह की दूसरे जगह तक बढ़ के जा रही हैं तो थोड़ा सा तो टेंशन होगा। अच्छा, दूसरा यहां पे अगर देखा जाए तो शायद, जस्ट अ सेकेंड, तो जो भी चीजें आपके यहां पे निगेटिव एक्सटर्नैलिटी पैदा कर रही है वो बाहर तक जा रही है। अभी ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा अवतार तो रशिया यूक्रेन आप वॉर देख सकते हैं। अगर वो हो रहा है, इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है कि उस वॉर का इंपैक्ट चारों दिशाओं में पड़ रहा है, और वॉर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर कहीं किसी कोने में कोई देश, अगर इकोनॉमी उसकी खराब भी हो रही है तो उसका रेमिफिकेशन बहुत दूर तक जाता है। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्टर्ड द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज and sounded death knell to it as they cannot withstand the competition arising from well organized MNCs. बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आती हैं, तो जो डोमेस्टिक कंपनी है वहां की, उस देश की, वो खराब हो सकती है। खराब इन द सेंस बर्बाद हो सकती है, क्योंकि वहां पैसा था, वहां एफिशिएंसी थी, वहां एक्सपीरियंस था। पर जब आप अपने देश के स्मॉल बिजनेसेस को देखते हो तो वो भी सीख रहा था, नेसेंट स्टेज में था, वो कर्व कर दिया जाता है अगर ग्लोबलाइजेशन उस इल माइंडेडनेस के साथ आता है तो। ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड अंडरडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, as with the WTO trading provisions, the agricultural commodities market of poor and developing countries will be flooded with farm goods from countries at a rate much lower than that of indigenous farm products, leading to a death blow to many farmers. यहां पे बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज को अपने आप को प्रूव करना है, और चूंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो हर किसी को एक सामान्य रूल भी फॉलो करना होता है। हर किसी देश का अपना दायित्व है एग्रीकल्चर के लिए, और अगर वो सामान्य रूल फॉलो करता रह गया तो एग्रीकल्चर के दायित्व को भूल जाएगा और अपने जो सिटीजन्स हैं उस तक शायद उतना अनाज भी ना पहुंचा पाए। तो एक ये बहुत बड़ा दुख होता है कि ग्लोबलाइजेशन तो अच्छा है, हम सब कुछ कनेक्टेड तो हो गए हैं, पर कनेक्टेड के बावजूद भी हम डिफरेंशिएशन बीच में नहीं समझ सके। हमारे पास लगभग एक ही प्रोटोकॉल सबके पास आने की चीजें हैं। हाँ, इस पे बातें जरूर होती हैं, लोग मिलते जरूर हैं और इसमें कहते हैं कि नहीं ठीक है हम आपको अभी बाहर रखते हैं, पर फिर भी भविष्य वही है, उसी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। Although globalization promotes the idea that the technological changes and increase in productivity would lead to more jobs and higher wages, but during the last few years, such technological changes occurring in some developing countries have resulted in loss of jobs. तो ग्लोबलाइजेशन से कहीं लॉस ऑफ जॉब भी हो रहा है। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, पर अगर आप अपने देश में उस हिसाब से उन्नति ना कर पाए, उसके हिसाब से स्किल डेवलपमेंट ना कर पाए, तो जॉब लॉस भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन पेव्स द वे फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एट द वर्ल्ड लेवल, लीडिंग टू डोमिनेशन बाय इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस। जहां बात आएगी प्रोडक्ट्स की, जहां बात आएगी सर्विसेज की, जहां बात आएगी पैसे की, द डेवलप्ड कंट्रीज विल ऑलवेज बी अहेड। तो अगर ये लोग आगे रहने वाले हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कैसे ही
दे विल ट्राई टू हैव ऑल, और द डेवलपिंग कंट्रीज वो कैसे सर्वाइव करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। ग्लोबलाइजेशन has also let the loose forces of uncivil society and accelerated the transnational flows of terrorism। सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, कोविड-19, हर वो डिजीज जो किसी कोने में थी, आज ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकती है और कहीं पे भी तबाही मचा सकती है। टेररिज्म भी देखा गया है कि इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण अपने आप को कोशिश कर रहा है बहुत फैलाने का। तो ये सारी चीजें भी फैलती हैं। अगर सुविचार फैलते हैं तो बुरे विचार भी फैलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अमंग द डार्केस्ट साइड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या सही बात है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, पैसा कमाना, ये सब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने इतना बढ़ावा दिया है कि ये लोग भी सक्रिय हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन का बस फायदा है, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी हैं। अब आपके पास जब मेंस का क्वेश्चन आएगा, आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। इमेजिन अगर क्रिटिकली एनालिसिस करने बोलते हैं तो आपको अच्छा भी लिखना है और नेगेटिव भी लिखना है, और फिर आप अपना एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे। ग्लोबलाइजेशन बेचारा खुद तो पैसिव है। माय वर्डिक्ट इफ यू टेक, ग्लोबलाइजेशन इज इटसेल्फ अ पैसिव प्रोसेस। द प्रॉब्लम इज द ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग इट फॉर देयर सेल्फिशनेस, एंड व्हेन दे यूज देम फॉर देयर सेल्फिशनेस, द प्रॉब्लम्स आर ought to come। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्फिशनेस डेवलप्ड कंट्री कर रही है कि हम ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सिर्फ अपने यहां चीजों को कंसंट्रेट कर लें और बाकी देशों को अगर हम बर्बाद करने की सोच रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन बुरा ही करेगा। पर अगर ग्लोबलाइजेशन की मंशा है कि वो डेवलपिंग को साथ लेके चले, बराबर का चीजों को रखे, तो ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा भी है। ये डिपेंड करता है कि कैसे लीडरशिप चल रही है, कैसे लोग हैं और वो कैसा सोच रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चीजों को समझने की और हमें क्षमता मिलेगी। एक वर्ड आप पढ़ते हैं, ग्लोकलाइजेशन। इस वर्ड को थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ग्लोकलाइजेशन। जहां ग्लोबलाइजेशन सब कुछ बराबर करने की सोच रहा था कि मैं एक रूल, एक चीज, एक ट्रेड पैटर्न, एक पैसा, सब कुछ बराबर करने की सोच रहा था, जहां पे वो कोशिश कर रहा था होमोजिनिटी लाने की, वहीं पे टर्म निकल के आता है जिसका नाम है ग्लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन, इसका मतलब है कि हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन, चीजों को ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, परंतु उसमें लोकल टेस्ट दे देंगे, उसमें थोड़ा लोकल का छौक लगा देंगे ताकि वो अडेप्टेबल लगे, वो मॉडिफाइड लगे लोकल नीड्स के हिसाब से। तो ये ग्लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो दुनिया भर में कुछ भी बेचते होंगे, पर जब वो भारत में आते हैं तो वो वही चीज सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं जहां भारत का किसी का भी वर्ग का सेंटिमेंट खराब ना हो। तो ये होता है ग्लोकलाइजेशन। यू आर मॉडिफाइंग योरसेल्फ एज पर द लोकल नीड्स। तो यहां बात वही निकल के आती है कि ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, पर ग्लोबलाइजेशन का जो बेस बनना चाहिए देशों में, वो होना चाहिए वहां के लोकल कस्टम्स के हिसाब से, और तब वो ज्यादा कारगर लगता है। ग्लोबलाइजेशन तो एक पूरा यूनिफॉर्म ऑर्डर बनाने में लगा था, ग्लोबलाइजेशन ने मकसद दिया कुछ एक लोकल फैक्टर को भी अपने आप को जीवित रखने का। आइए, ये वर्ड को यूज करिएगा एग्जामिनेशन में, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अब एक सवाल ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या इन्वायरमेंट को तबाह किया? बिल्कुल किया सर। हम अगर इसको थोड़ा देर के लिए हटा भी लेते हैं तो आपके सामने हम कुछ मौजूद करना चाहेंगे, और इसमें आप भी अपना बना सकते हैं कुछ नोट्स। अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज के लिए या क्लाइमेट चेंज पे क्या असर दिखाया है, तो बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन ने डिमांड के लिए या डिमांड को बढ़ाया है। डिमांड ने इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ाया। अगर इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपके पास वेस्ट, एमिशंस, ये सब बढ़े हैं। क्या खराब हो रहा है? आपका क्लाइमेट। आपका क्लाइमेट ही खराब हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और चीजों के लिए डिमांड बढ़ रही है तो इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ रहा है, उसके कारण आपका ये सब एमिशन भी खराब हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। अगर एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है तो आज भी जो हम आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके पोल्यूशन अगर देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं।
अगर ग्लोबलाइजेशन आप देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपके फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, मतलब कार्बन सिंक्स खराब हो रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, दूर अभी लकड़ियां एक ही जगह जानी थी, अब दूर दूर तक जानी है। अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप माइनिंग कर रहे होंगे, डस्ट फैला रहे होंगे, हो सकता है किसी जगह से आप मीथेन रिलीज करवा रहे होंगे। तो ये सब डर बना हुआ है। तो अगर प्रश्न आता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्लाइमेट क्राइसिस पे क्या है, बहुत गहरा संबंध है इसका क्लाइमेट क्राइसिस पे। अगर डेट क्राइसिस पूछेगा तो आपको पता ही है कि इकोनॉमी में कैसे ग्लोबलाइजेशन अगर एक जगह झटका देगा तो सब जगह झटके आ सकते हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन वाले को। खैर, इसी में एक और थीम था हमारा जो आप दूसरे पेज पे अब लिख रहे थे, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। उसमें हेल्थ डिप्लोमेसी करके आप लिख सकते हैं। आरोग्य मित्र प्रोजेक्ट है जो अनाउंस किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द आरोग्य मित्र प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, अंडर दिस प्रोजेक्ट, ये खैर हमारे भारत के लिए भी पहले भी लॉन्च हो चुका था, परंतु अब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री। समझिएगा, एनी डेवलपिंग कंट्री है, ये पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। एनी डेवलपिंग कंट्री अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। या तो नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, डेवलपिंग कंट्री में भारत मदद करेगा। तो ये होता है हेल्थ डिप्लोमेसी। कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। अच्छा, हेल्थ डिप्लोमेसी में दवाइयां, वैक्सीन ये सब आ सकती हैं। has emerged as a cornerstone for foreign policies of major countries, India being one, during the pandemic also and even before, I would say. Although health diplomacy remained an important part of the major powers of countries' foreign policy, it has become an important element in the global health crisis. तो हेल्थ डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत आउटरीच कर रहा है बहुत सारे देशों को। अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा फार्मास्यूटिकल के लिए। यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, हालांकि वहां रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यूएस भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, पर वहां पे भी कई बार देखा गया रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। परंतु ये सब एक फॉरेन पॉलिसी का एक जरिया है जहां हम अपने सॉफ्ट पावर को अपने टेक्नोलॉजी के साथ, अपने प्रोसेसिंग पावर के साथ, अपने लॉजिक के साथ जोड़ रहे हैं और स्मार्ट पावर बना के दुनिया को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हेल्थ डिप्लोमेसी का कारण हो सकता है। यहां पे प्रश्न बन सकता था, इसीलिए आपके सामने टॉपिक किया। ग्लोबलाइजेशन अभी आगे कभी भी आएगा, आप लोग वहीं लिखेंगे, और हेल्थ डिप्लोमेसी। आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्रोब इनटू एलिस्ड करप्शन इन एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ वेकअप कॉल, सेज फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब यहां पे हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो तीन थीम हमारी यहां बन रही थी, एक करप्शन की भी बनती थी, एक रेगुलेटरी बॉडी की भी बनती है। हम करप्शन को थोड़े दिन बाद करते हैं, क्योंकि करप्शन के ऊपर फिर हमें पूरा एक कच्चा चिट्ठा जो उसका है पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो करप्शन के ऊपर क्या बोला गया, जजमेंट्स क्या थे, ये सब आएगा। उसके लिए थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, कुछ और चीजें भी करप्शन की देख लेंगे, वो एथिकल एंगल भी बनेगा, आपके एथिक्स के पेपर में भी जाएगा। आइए करण चाचा एनालिसिस करने जा रहे हैं आपका एफसीआई। अब यहां पे रेगुलेटरी बॉडी हमें मिला एफसीआई। हुआ क्या था, एक ऑपरेशन किया गया था जिसको अब आपको याद रखना है। थीम लिख लीजिए, रेगुलेटरी बॉडीज। अब जितनी बॉडीज हम लोग पढ़ेंगे, भले ही वो कोई भी चीज को रेगुलेट करती हो, हम लोग एक ही जगह लिखेंगे। आइए, ऑपरेशन कनक याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, फैक्ट है ये। ऑपरेशन कनक लॉन्च किया गया था एफसीआई द्वारा। द अरेस्ट ऑफ डीजीएम, ये सब हमें नहीं जानना है, बस आपको एक वर्ड जानना है, वो है ऑपरेशन कनक। ऑपरेशन कनक पिछले 6 महीनों से चल रहा था टू आइडेंटिफाई द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दिस एफसीआई ऑफिशियल्स, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के करप्शन पकड़ने के लिए एक कोवेटेड ऑपरेशन चल रहा था जिसका नाम है ऑपरेशन कनक, और उसके तहत बहुत गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ऑपरेशन कनक किसने किया था? सीबीआई ने किया था। ये आपको याद रखना है, ये सीबीआई ने किया था। इंपॉर्टेंट है, किसके लिए किया था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो करप्शन चल रहा है उसके लिए किया था। आगे बढ़ते हैं। तुरंत हमारा दिमाग चलना चाहिए कि एफसीआई के ऊपर प्रश्न बन सकता है पीटी में या मेंस में भी आ सकता है। एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो हम सबको पता है किसके तहत है या किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे बहुत सीधा सीधा रिलेशन है, ऐसा कोई प्रश्न बनेगा तो भी आप कर लेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप इन 1965 under the Food Corporation Act of 1964. Point to be noted, it's a statutory body 1965, established against the backdrop of major shortage of grains, especially wheat. और simultaneously देखा गया कि Commission for Agricultural Cost and Prices was created in 1965. 1965 में ये भी बनाया गया था, The Commission for the Agricultural Cost and Prices, जो कि रिकमेंड करता है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, और गवर्नमेंट जो अपनी एमएसपी अनाउंस करती है वो लगभग इससे थोड़ा सा सीख के ही करती है। इट हैज अ प्राइमरी ड्यूटी टू अंडरटेक परचेज, स्टोर, मूव, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टफ्स। तो इसका कुछ प्राइवेट ड्यूटी भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एफसीआई का? प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, help in transforming the crisis management oriented food security into a stable security system। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो तो हर देश के लिए है, भारत के लिए भी है। अब एफसीआई को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई कि वो प्रोक्योरमेंट करेगा किससे? फार्मर से। प्रोक्योरमेंट के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इन सब में एफसीआई ही अपना काम कर रही है। एफसीआई प्रोक्योरमेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो पैसा हो रहा है वो गवर्नमेंट उसको दे रही है, बजट उसका चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी को अगर आपको एक स्टेबिलिटी में बदलना है तो एफसीआई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट वही कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रही है। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन बाय मेंटेनिंग सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स। ये बफर स्टॉक भी मेंटेन रखती है कि अगर कभी कोई क्राइसिस आ जाए तो मेरे पास एक भंडारण हो, एक भंडार हो जहां से मैं अनाज निकाल के दे सकूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि हमने आपको बताया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स भी करती है थ्रू आउट द कंट्री। एंड इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। अगर लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स कहीं भी चिंतित है अगर कोई फार्मर, तो ये कोशिश करता है कि एक ऐसा अपना एक ऑपरेशन प्रोसेस रखे जहां पे इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट मिल सके फार्मर्स को। तो हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो वाकई में एग्रीकल्चर के ऊपर तो बहुत सारी बॉडीज हैं। एफसीआई फूड प्रोक्योरमेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्क करता है और कोशिश करता है कि एक इफेक्टिव प्राइस मिल जाए। आइए देखते हैं। द शॉर्टफॉल्स ऑफ एफसीआई इन इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या हुआ कि एफसीआई में देखा गया कि आप तो ना भंडारण इतना रख पा रहे हो, ना आप सही से बांट पा रहे हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बावजूद भी आप चीजों को नहीं फैला पा रहे हो। एक गैप दिख रहा था। उस गैप को फिल करने के लिए कमिटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमिटी, जिसको चेयर कर रहे थे शांता कुमार जी। तो शांता कुमार कमिटी किससे संबंध है? एफसीआई के रिफॉर्म से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म से संबंध है। शांता कुमार कमेटी क्या बोलती है आइए देखते हैं। पहला बोलती है कि एफसीआई शुड हैंड ओवर ऑल प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस ऑफ व्हीट, पैडी एंड राइस टू स्टेट्स दैट हैव गेन्ड सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। आप उन राज्यों को दायित्व दे दो प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा है। आप सेंट्रल बॉडी हो, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, आप हैंड ओवर कर दो उन राज्यों को जहां पे एक्सपीरियंस आ चुका है। दूसरा, FCI will accept only the surplus after deducting the needs of the states under NFSA from these state governments to be moved to deficit states। ठीक है, आप इन लोगों को दे दो, आप सरप्लस जो होता है वो हमें दे सकते हो। सरप्लस FCI ले सकता है और उसको डेफिसिट स्टेट्स को बांट सकता है। तो ये दो चेंजेस करने बोले गए थे। मेन प्रोक्योरमेंट के अगर इंस्टेंस पे देखा जाए तो ये दो चेंज करने बोले गए थे। पहला, आप प्रोक्योरमेंट में मत उतरो, आपको जो राज्य लगते हैं कि अब एक्सपीरियंस हो गए, आप उन्हें प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी बोला कि निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम भी बनना चाहिए। इट शुड बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी एंड स्केल्ड अप क्विकली अंडर दिस सिस्टम। देखिएगा, निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम मतलब वेयरहाउस में कुछ चीज रखी जाए और आपको रिसीट मिल जाए। फार्मर्स कैन डिपॉजिट देयर प्रोड्यूस, पॉइंट टू बी नोटेड, फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को डिपॉजिट कर सकते हैं टू द रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस
and get 80% advance from the banks against their produce valued at MSP. आपने कोई चीज जाके वेयरहाउस में रखी, इसके एवज में आपको पैसा मिल सकता है 80% ऑफ द MSP जो उसका पूरा बनता है। फायदा क्या है? क्रेडिट फ्लो बड़ा आसान रहेगा, पैसा तुरंत फार्मर रियलाइज करता रहेगा, ये इसका फायदा हो सकता है। आइए तीसरा, ये रिकमेंड करता है FCI शुड आउटसोर्स इट्स स्टॉकिंग ऑपरेशंस टू वेरियस एजेंसी सच एज सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर अंडर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम। बोला है कि सर आप अपना वेयरहाउस तो रख नहीं पाओगे, कहां कहां रखोगे, ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी, बड़ा जरूरी चीज है, शेल्फ लाइफ खराब हो जाता है एग्रीकल्चर का, तो आप इसको प्रोक्योर, जो आप ये करना चाहते हो, ये बफर स्टॉक और ये सब रखना चाहते हो, जो स्टोरेज रखना चाहते हो, एक काम करो, आप सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को दे दो, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को दे दो, या कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है उनको आप दे दो, ताकि आपके ऊपर ये लोड अपना रहे कि आपको सब कुछ रखना है। ठीक है। One of the key challenges for FCI has been to carry the buffer stocks way in excess of buffer stocking norms. FCI have to work in tandem to liquidate the stocks in the open market sale. कई बार देखा जाता है आपको रखना था इतना मिलियन टन, आप बहुत रखे हुए हो, वो खराब होगा, इससे अच्छा क्या है आप ओपन मार्केट सेल करके उसको निकाल दो। तो ये चीज आप देख सकते हैं, FCI का रिकमेंडेशन दिया गया था। अच्छा, यहां पे CBI भी इन्वॉल्व थी, तो CBI के बारे में भी हमें जानना चाहिए। CBI इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी इन द कंट्री, असिस्टेंस देती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को असिस्ट करती है। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिंटेंडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सुपरिंटेंडेंस जिसके अंडर में होता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत। याद रखिएगा, CBI का जो रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत है। However, for investigations of offences under the Prevention of Corruption Act, its superintendent vests with the Central Vigilance Commission. हाँ, अगर आप करप्शन एक्ट के तहत अगर कुछ छानबीन कर रहे हैं तो आपका जो सुपरिंटेंडेंस है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगी। It is also the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol member countries, CBI, Central Bureau of Investigation। 1946 की बात है। CBI आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पर ये डिराइव करती है पावर एक एक्ट से जिसको आप और हम जानते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। CBI का अपना कोई एक्ट नहीं है, ये पावर डिराइव करती है एक दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। The establishment of the CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption 1962-64। तो संथानम कमिटी एक बनाई गई थी इन ऑर्डर टू हैव सम रिकमेंडेशंस हाउ टू प्रिवेंट दिस करप्शन, और उसके तहत कहा गया कि एक बॉडी बना दीजिए आप, और बॉडी का नाम होगा CBI। तो 1965 में फिर एक ये बॉडी बना ही दी जाती है। इसके पहले ये बनी रहती है, फंक्शन करती है, पावर यहां से लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से, और यहां पे देखता है कि संथानम कमेटी के बाद 1965 में इसको बना दिया जाता है। आपको बता दें, डायरेक्टर CBI as Inspector General of Police Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization। इसका एक डायरेक्टर होगा। Till 2014 the CBI director was appointed on the basis of DP और DSPE Act 1946, परंतु 2003 में DSP Act was revised on Supreme Court's recommendation in the Vineet Narayan case, और क्या हो गया? A committee that had members from Central Vigilance Commission, secretaries from Home Ministry, Ministry of Personnel and Public Grievances would send recommendations to the central government for the appointment of the CBI director। 2014 में the Lokpal Act provided a committee for appointment of CBI director headed by Prime Minister। Other members, leader of opposition, leader of the single largest opposition party, Chief Justice of India, Supreme Court judge। तो इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं कि अब डायरेक्टर CBI का जो अपॉइंट होता है तो जो कमिटी बनती है उसमें कौन कौन है? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसको अगर हम यहाँ पे बनाए आपके लिए तो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसमें रहने वाले हैं, और आपका लीडर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, और एक या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जज रहने वाले हैं। तो ये तीन मिलके आपका एक कमिटी बनाने वाले हैं, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर के हेड है। Home Ministry sends a list of eligible candidates to DOPT, then the DOPT prepares the final list on the basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases।
पहले अलग तरीका था, अब एक साझा तरीका बनाया गया है। 2 साल का एक टर्म इंश्योर किया जाता है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जो कि आईजी रैंक का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है, और ये लगभग जोशी मठ से रिलेटेड ही हमें लगा, सिलांग विलेज इन उत्तराखंड इज गोइंग द जोशी मठ वे, सेज द लोकल। अभी प्रश्न ये तो नहीं बनेगा, मेरा प्रश्न है अब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। जो मेरा थीम है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। इसको इसी नंबर पे अब लिखना है, 12 नंबर पे। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट एक थीम है जो हमें अब देखना है। खैर, जब आप डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का थीम देखते हैं, इस वाले केस में भी सेम यही निकल के आता है कि एनटीपीसी ने कुछ टनल्स बनाए हैं, वो टनल से वो पानी कहीं पे लेके जाता है। बम्बार्डमेंट किया गया था, टनल्स बनाए गए थे, और उस टनल्स को बनाने के बाद आज का खोखला वहां का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके कारण सिलांग जो आपका विलेज है वो भी धंस रहा है। और सिर्फ सिलांग ही नहीं, कहानी बहुत सारे विलेजेस की है। उत्तराखंड में ही देखेंगे अगर आप, तो बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारी जगह हैं जो कि सिंक कर रही हैं। अब इकट्ठे निकल के आ रहा है, पर ये हो रही थी पहले से ही। खैर, अगर आप इसको गौर से देखें तो कार्टोसैट से एक इमेज ली गई थी, और आपका ये वाला जो पोर्शन है वो दिख रहा था कि ये पूरा का पूरा आपका सिंक कर रहा है, सबसाइड कर रहा है। इसमें एक वर्ड निकल के आता है, वो है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि एक 520 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो कि कंस्ट्रक्टेड है धौली गंगा पे। आप ये वर्ड देख सकते हैं, धौली गंगा पे सिचुएटेड है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले शायद किसी सेशन में बात की थी, हम आपसे फिर बताना चाहेंगे। अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिल रही है, उसी के आसपास आपको मिलता है जोशीमठ। आपको उसी के आसपास मिलता है जोशीमठ। और जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है ये। यहां पे जोशीमठ मिलता है, और इसी के आसपास आपको सिलांग विलेज मिलेगा। तो आप नदियों को यूज कर रहे हैं, और नदियों को यूज करने के बाद अगर आप देखें तो वहां से आप डाइवर्जन करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, नीचे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे पानी लेके जाते हैं। इस सब के कारण धस रही है वहां की जमीन। तो मुद्दा यह समझ में आता है कि अगर देखें कि व्हाट इज माय डिबेट, तो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट वाकई में सक्रिय हो जाता है। आप यू कैन नॉट मेक योर डेवलपमेंट प्रायोरिटी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफ यू मेक सो, इन्वायरमेंट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर डेवलपमेंट, वो पूरा बर्बाद कर देगा। यही चीज हमें देखने को मिली है। जो डिजास्टर आज फेस हम कर रहे हैं, ये डिजास्टर होता ही तब है जब हमें देखने को मिलता है कि आपने डेवलपमेंट को ज्यादा तवज्जो दे दी है अपने एनवायरमेंट से। तुरंत ये डिजास्टर का रूप ले लेगा। और वहीं पे सिंकिंग हो रही है, जोशीमठ सिंक कर रहा है, वहीं पे आप देखेंगे तो आपका सिलांग विलेज सिंक कर रहा है। दैट इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट में याद रखिएगा कि अगर आपकी मंशा डेवलपमेंट की ज्यादा हो चुकी है एनवायरमेंट के कॉस्ट पे, विदाउट सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स, तो आपका हमेशा ही आप देखेंगे कि डिजास्टर के रूप में वो बदल जाएगा। खैर, इस चीज पे अभी और भी न्यूज आती रहेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें दिखा था, इसीलिए हमने आपको दे दिया। ये नाम याद रखिएगा, ये तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। अगर प्रीलिम्स में कहीं पूछते हैं तो याद रखिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पे ये आपका बनता है। चलिए, will ensure Quad continues to be force for good. Will ensure that Quad continues to be force for good. US Japan joint statement. Quad बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी थीम जो है इस टॉपिक के लिए वो है ग्रुपिंग्स। ग्रुपिंग्स हमारी थीम हो जाती है। ग्रुपिंग्स थीम के तहत हम लोग सारी ग्रुपिंग एक ही जगह लिखने वाले हैं, जिसमें क्वाड निकल के आता है। आइए देखते हैं आखिर ये क्वाड है क्या। ये क्वाड है 4 डेमोक्रेसी का सेटअप, जिसको आप देखेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ये है हमारा क्वाड। इस क्वाड के तहत आप देखेंगे तो ये अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन बनाते हैं, प्रोग्रेसिव नेशन बताते हैं। और खैर, भारत है तो जरूर बताने की जरूरत नहीं है ही। इसके मुद्दे बहुत सारे हैं, तो यूएस बार बार अब क्वाड को यूज करता है, क्योंकि मुद्दा अब यहां पे इंडो पैसिफिक रेल्म का है। तो इंडो पैसिफिक जोन को दिखाने के लिए क्वाड में वो भी जानबूझ के बहुत ज्यादा झोंक रहा है अपने आप को। It aims to ensure support of free and open and prosperous Indo-Pacific region। देखा हमने, जैसा आपको बोला, ये चाहता है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस Indo-Pacific region हो। All 4 nations find a common ground
of being democratic nations and support the common interest of the unhindered maritime trade and security. ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रेल में बढ़िया से कोई भी ऐसी बाधा ना आए और ट्रैफिक आपका अच्छा से चलता रहे, वहां पे मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी रहे। आइडिया इस स्क्वाड का मूव किया गया था बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर, अब तो नहीं रहे वो हमारे बीच में, शिंजो एब इन 2007, शिंजो एबे। However, the idea couldn't have been or move ahead with Australia pulling out of it. Apparently क्यों? चाइना के बदौलत। Finally 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान came together and made this quadrilateral coalition. अब यहां पे आपको याद रखनी कुछ चीजें, और वो ये है कि आखिर भारत को क्या लाभ है क्वाड से। अगर क्वाड में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू काउंटर चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इन तीनों का साथ चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कई बार नरम पड़ जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करने के लिए यूएस और जापान हमारे लिए काफी है, यूएस ही काफी है। तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हमें इन तीनों का साथ लेना ही होगा। दूसरा, हमें अपने इंडियन ओशन पे अपना ही आधिपत्य रखना है, क्योंकि चाइना यहां बहुत तेजी से घुस रहा है। तो अगर आपको अपने इंडियन ओशन में रखना है, जैसे कि पैसिफिक ओशन के छोर पे अमेरिका को अपना रखना है, वैसे इंडियन ओशन छोर पे आपको अपना रखना है, तो आपको इनकी मदद चाहिए। तीसरा, ये वो 3 डेवलप्ड नेशन हैं जो आपको इकोनॉमी में भी मदद कर सकते हैं और मदद करते भी हैं। और मदद की अब ज्यादा बात ना करें तो इसमें बात करें कि आप साथ साथ चलते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा अगर हम इन तीनों के साथ हैं। तो कैसे? बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही थी कि आज चाइना से हम जब देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। अब जापान को देखिए, जापान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, अगर आप सिर्फ जापान की बात करें, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग लिखना चाहें और आपको कुछ दिखाना चाहें, तो आइए देखते हैं इस क्वाड के माध्यम से अगर यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और सिर्फ अगर हम बात करें कि इंडिया को अभी कोई लाभ लेना है, तो सबसे बड़ी बात देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लाभ मिलता है रिसोर्सेस का। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां से आपको रिसोर्सेज का मिलता है। अगर आप जापान से बात करना चाहते हैं तो आपको मिलता है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग। अगर आप यूएस से बात करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी से लेके, ट्रेड से लेके, क्योंकि ट्रेड हमारा सरप्लस में है यूएस के साथ, इकोनॉमी, ट्रेड, जियोपॉलिटिकल एक्सिस जहां पे आपको मजबूती मिल सकती है, जियोपॉलिटिकल एक्सिस पे आपको मजबूती मिल सकती है। अगर और आप यहां पे बात करें तो आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, रिसोर्सेज, रेमिटेंसेस, ये सब आपको यहां पे मिल सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की और बात करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे रेजीम्स हैं जहां पे आपकी एंट्री हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने अब मदद की है आपकी। फॉर एग्जांपल एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। जापान की अगर आप बात करें तो यहाँ की टेक्नोलॉजी तो है ही, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आता है। जापान ने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कर भी रहा है। बुलेट ट्रेन की बात भी यहीं से निकल के आती है। तो आपस में भी अगर आप देखें तो भारत के पास तो बहुत सारा विन विन सिचुएशन है इस स्क्वाड के मद्देनजर। इन तीनों से अगर हम मिलकर देखें तो चाइना को काउंटर कर रहे हैं लोग, सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना हो इसके लिए भी ये तीनों तत्पर हैं। तो बहुत सारे फायदे तो हमें क्वाड से मिल रहे हैं, परंतु कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान एक सबसे बड़ा लगता है कि बेचारा रशिया परेशान है हमसे, और रशिया परेशान होकर चाइना के पास जाता है, और चाइना रशिया फिर अपना रात में बैठ के डिनर करते हैं, जिससे हमें परेशानी हो सकती है। तो हमें एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। हम आपके साथ हैं पर हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते। हम आपके साथ आइडियोलॉजी मिला सकते हैं पर रशिया हमारा पुराना दोस्त है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये बात हमें क्वाड के लिए याद रखनी होगी कि दिक्कतें भी हैं, परंतु हमें क्वाड के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आपको बता देंगे कि यहाँ पे डेली होता है, खैर संडे रहता है तो बहुत इतनी न्यूज़ आती नहीं है हम लोग के लिए, पर फिर भी आज हमें सेशन करना था। ये आपको प्रीमियर हो रहा होगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। करण चाचा आपको मिलता रहेगा 8 बजे अपने समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिस वाज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। एंड इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और ये है टेलीग्राम ग्रुप चंद्रमौली SIR। इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें चीजों के साथ कि कब क्या हो रहा है। टॉप एजुकेटर्स कोशिश करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का, उस कंटेंट को यूज करिए और क्रैक करिए इस एग्जामिनेशन को। अगर किसी की भी मंशा है कि मुझे एक सब्सक्रिप्शन लेना है तो CMC कोड याद रखिएगा,
काफी लोग जुड़ते रहते हैं हमसे, अगर आपको भी हमें सौभाग्य देने का मौका मिल रहा है तो दे दीजिए। CMC कोड बस याद रखिएगा, वाई अनअकैडमी, आई थिंक कंसिस्टेंसी, आई थिंक स्टैंडर्ड कंटेंट, इसीलिए अनअकैडमी। रफ्तार बैच हमने चालू किया था 5 तारीख से, और हमने चालू किया था ये आपका आरंभ बैच 12 तारीख से। अच्छा रिस्पांस मिला, CMC कोड पे काफी लोग आए। आपसे भी निवेदन है, अगर आपको लगता है कि मुझे बैठ के तैयारी करनी है बढ़िया से, तो आप CMC कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। TSAT अगर आपको लगता है अलग से तैयार करना है, उसका भी हमारे पास समाधान है। और टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो 1999 में 55 प्लस टेस्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, आप लगा सकते हैं। CMC कोड बस याद रखिएगा। और पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता है, आप EMI बना के भी दे सकते हैं अपना पैसा। और अगर किसी को भी लगता है कि मुझे अपना या किसी के फ्रेंड रिलेटिव का अगर इंटरव्यू कॉल आया है, तो अपना डैफ्ट जरूर हम लोग से एक बार दिखवा लीजिएगा, एक बार मॉक इंटरव्यू हो जाए, ताकि आपको फायदा मिलेगा। एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर ऑफलाइन सेंटर्स आल्सो इन दिल्ली, विल बी अवेटिंग योर प्रेजेंस देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन।